This conference will now be recorded. हमारे सिलेबस में जो IS 1 है वो है ओनली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओनली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वैसे IS में आपको IS 1 में आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होता है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में था। हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। ओके होगी बात? आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है उस चीज का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, अच्छा वॉइस का इश्यू सिर्फ एक स्टूडेंट को आ रहा है या बाकी स्टूडेंट्स को भी आ रहा है? वॉइस का इश्यू? अस्सलाम वालेकुम सर। नो सर, क्लियर है बिल्कुल आवाज। तो वॉइस मेरे भाई क्लियर है? जिसका वॉइस का मसला है वो काइंडली अपने आप को एक दफा एग्जिट करके दोबारा रीज्वाइन करें, वॉइस ठीक हो जाएगी। ओके चलें जी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको याद होगा आपने एक इक्विटी का पोर्शन पढ़ा है, उसमें क्या करते थे हम? कैपिटल, उसमें ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट, लेस कर देते थे ड्राइंग्स। ये चीज आपको याद होगी। ये है चेंजेस इन इक्विटी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। ये हमारे पास चेंजेस इन इक्विटी है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। बात क्लियर हुई? लेकिन अब हमने पढ़ना है कंपनी के लेवल पे। ये कैफ 1 तक ही काम आती है, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट तो काम आएगा, लेकिन FR 1 के अंदर जो इक्विटी के अंदर चेंजिंग आती है वो बहुत बड़ी होती है। सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग से चेंजिंग नहीं आती, बल्कि और भी काफी वजह होती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि IS 1 हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा मैंने आपको एक बात कही थी पहले भी कि जो अभी से सीरियस हो जाएगा वो भी कुछ ना कुछ कर पाएगा, इसलिए आइंदा अपनी क्लासेस कोई भी बंदा ऑफ नहीं करेगा और रेगुलर क्लासेस लेगा और टाइमली लेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये स्टैंडर्ड है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं? अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यह आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है।
उसके बाद होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी हमारे सिलेबस में है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। डन होगी बात। उसके बाद है नोट्स टू द अकाउंट्स। ये चीज हमने पढ़ ली है, ये चीज भी पढ़ ली है, और अब हमारे सिलेबस में ये दोनों चीजें हैं जिसमें अभी हम पढ़ने लगे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देखो, अगर आप इसको अकाउंटिंग समझ गए तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वर्डिंग पर भी गौर करना है। वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस बंदे को वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, वो बंदा सीए क्या किसी भी फील्ड में मार नहीं खाता। जो बंदा रटे लगाने की कोशिश करता है तो वर्डिंग चेंज तो रटा चेंज। हम पढ़ रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो कोई स्टेटमेंट होगी, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी, फाइनेंशियल पोजीशन की एक स्टेटमेंट पढ़ी, ये भी एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर इक्विटी की चेंजिंग होगी, यानी इक्विटी में कोई चीज प्लस या माइनस हो रहा होगा। इक्विटी कहते हैं शेयर कैपिटल और उसके अंदर प्रॉफिट ड्राइंग्स। ये था इंडिविजुअल लेवल पे। अब हमने पढ़ना है कंपनी के लेवल पे, तो कंपनी के लेवल में कुछ टर्म्स डिफरेंट होती हैं। तो मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 2 तरह से इक्विटी के अंदर चेंजिंग आती है। इक्विटी के अंदर 2 तरह की चेंजिंग आती है। एक ओनर की तरफ से, यानी अगर वो नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाता है या वो कुछ कैपिटल निकाल देता है, और दूसरा बिजनेस के ऑपरेशन से, जैसा कि हम नेट प्रॉफिट कमाते हैं और उसको भी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो 2 चीजों की वजह से इक्विटी के अंदर चेंजिंग आती है। एक हम कह देते हैं ट्रांजैक्शन विद ऑनर, ट्रांजैक्शन विद ऑनर, ट्रांजैक्शन विद ऑनर मतलब क्या है? नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा देना, ऑनर से का साथ ट्रांजैक्शन होगी। बिजनेस में से कुछ निकाल लेना, ये भी ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन है। मेन ऑनर के साथ 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। बिजनेस में पैसे लगा देना, बिजनेस में से पैसे निकाल लेना या कुछ और चीज निकाल लेना। और दूसरा होता है नॉन ऑनर चेंजेस इन इक्विटी। एक होता है ट्रांजैक्शन विद द ऑनर, एक होता है नॉन ऑनर्स चेंजेस इन इक्विटी।
लो मेरे भाई, दो तरह से चेंजिंग आएगी, एक आएगी ऑनर की तरफ से और एक आएगी नॉन ऑनर की तरफ से। पहले मैं आपको बता देता हूं नॉन ऑनर की तरफ से क्या चेंजिंग हो सकती है। नॉन ऑनर से किस तरह की चेंजिंग पॉसिबल है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी जो साल का प्रॉफिट आया है, एंड रिटेन्ड अर्निंग, मतलब लिखते तो पूरा रिटेन्ड अर्निंग ही है, रिटेन अर्निंग भी प्रॉफिट ही होता है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता। यानी जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है वो ऑनर की तरफ से नहीं होता बल्कि बिजनेस का ऑपरेशन होता है, और रिटेन अर्निंग जो ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा होता है अभी तक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता। और दूसरा होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से। लो मेरे भाई, ये दो चीजें हैं इक्विटी के अंदर चेंजिंग के लिए अप्लाई होती हैं, एक प्रॉफिट और दूसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रूट होके आ रहा होता है, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम से आ रहा होता है। ओके की बात। ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन अगर करेंगे तो चेंजिंग इन इक्विटी क्या क्या आता है? ऑनर के साथ अगर हमारी ट्रांजैक्शन होंगी तो क्या क्या चेंजिंग पॉसिबल है? कुछ लोग क्लासेस रेगुलर नहीं लेते, अब उनका क्या हाल है वो आपने ही बताना है। ऑनर के साथ जब ट्रांजैक्शन होती है वो क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले शेयर कैपिटल। मैं एक दफा वो टर्म्स लिख दूं, फिर सारी टर्म्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। पहला हो गया शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया शेयर प्रीमियम, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये सारी मैंने आपको बतानी है। तीसरा होता है रिडेम्पशन, फिर होता है डिविडेंड। अब सुन लें डिविडेंड के बारे में, बल्कि एक ही दफा बताते हैं एंड पे, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, उसकी जर्नल एंट्री भी पास करूंगा। ओके की बात। फिर आता है बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये वो चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि ये ऑनर के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इसका मतलब है ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है। रिडेम्पशन, वो अपने शेयर वापस कंपनी को सेल कर रहा है। डिविडेंड, एक बात आप किसी जगह नुक्कड़ पे लिखें, नोट देके एक सर्कल बनाएं या बॉक्स बना लें और वहां पर लिखें। अब्दुल मोइज ने वो सवाल पूछ लिया कि सर ड्राइंग्स नहीं आता। अब्दुल मोइज भाई और बाकी ऑल अदर स्टूडेंट्स, कंपनी के केस में ड्राइंग्स नहीं होती। इंडिविजुअल लेवल पे जब कोई पैसा निकाला जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे
तो हम उसको कहते हैं ड्राइंग्स। और कंपनी के लेवल पे जब शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है डिविडेंड। तो अगर इंडिविजुअल का केस होगा तो वो चीज ड्राइंग्स के नाम से आती है, कंपनी के केस में ड्राइंग्स नहीं होती, उसे डिविडेंड कहा जाता है, राइट। फिर बोनस शेयर्स हैं, राइट शेयर्स हैं, इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। थोड़ा अपना पेज की स्पेस रखना, क्योंकि एक एक चीज को काफी ज्यादा इलेबोरेट करना है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। सबसे कौन बोल रहा है? जी अली अदर जी, आपने कहा था नोट लिखवाना, वो लिखवा दो। नोट मैंने कहा तो है कि नुक्कर पे लिख लें कि जो इंडिविजुअल लेवल पे ड्राइंग्स होती हैं और कंपनी लेवल पे उसे डिविडेंड कहा जाता है, यही नोट था। कंपनी लेवल पे डिविडेंड, इंडिविजुअल लेवल पे वो ड्राइंग्स होती हैं। अब जरा ध्यान से सारी बातें सुननी है, और ये वैसे एमसीक्यूज के लिए है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जो वो फॉर्मेट में आपको बताऊंगा उससे आएगा। फिलहाल हम जो बातें कर रहे हैं वो कंपनी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस इन इक्विटी में फर्क होता है। शेयर कैपिटल में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं? शेयर कैपिटल का मतलब यह है कि जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, हम उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको सिंपल कैपिटल कहते थे, ठीक है। अब आ जाओ वन बाय वन, शेयर कैपिटल में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली टर्म है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, यहां से हम शुरू करते हैं, बल्कि पूरा ही लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब जिस बंदे ने लॉ पढ़ा हुआ है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, चाहे वो पास है या नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा है तो उसे पता होगा कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल किसे कहा जाता है। सारी बातें हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। लो जनाब, आ जाओ जरा, एक कंपनी बना लो। एक कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है, हम कंपनी का नाम लिख देते हैं कंपनी ए। जब एक कंपनी बनती है तो वो SECP में SECP में रजिस्टर्ड होने के लिए अप्लाई करती है, ऐसा ही है। जब भी कोई, यानी जो बिजनेस आपने शुरू करना है, कंपनी बनानी है, तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करवाते वक्त आपने एक अमाउंट बतानी है कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकते हैं या करेंगे। सपोज दैट आपने कह दिया कि आप ना 5000 मिलियन रुपीस के मैक्सिमम शेयर्स इशू करेंगे। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जितने आप शेयर्स इशू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे एक ही दफा इशू करें।
लेकिन आप मैक्सिमम 5000 मिलियन के शेयर्स इशू कर सकते हैं। इसको कहेंगे अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कंपनी इज अथोराइज्ड टू रेज, कि इससे ज्यादा वो शेयर इशू नहीं कर सकेगी, तो उसे हम कहते हैं अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और अथोराइज्ड शेयर कैपिटल की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ये हर बात साथ साथ लिखते जाओ, बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सब लोगों के। ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट दैट कंपनी विल रेज। बस इससे ज्यादा आपने इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि अथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, तो आपने ये कहना है कि जी कंपनी जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। ओके होगी बात? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनाब नेक्स्ट शेयर कैपिटल की जो टाइप है, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद कि सपोज दैट 5000 मिलियन के शेयर्स आपने अथोराइज करवाए, उसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल। हम एक चेन बनाकर चलेंगे। इशूड अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, सॉरी इशूड शेयर कैपिटल। अब आपने कंपनी बनाई, कंपनी ए, 5000 मिलियन शेयर्स आपने इशू कर यानी सब अथोराइज करवा लिए। उस 5000 में से अभी फॉर द टाइम बीइंग आपने 3000 मिलियन के शेयर्स इशू कर दिए। मतलब के लोगों को ऑफर करवा दिया कि जनाब जिस जिस बंदे ने खरीदने हैं खरीद ले। ओके होगी बात? आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर इशू किए 3000 आउट ऑफ 5000, इसे हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब मुझे बताओ जो इशू किए हैं, क्या लोगों ने खरीद लिए हैं या अभी इशू किए हैं? क्या लोगों ने इसको खरीद भी लिया है या अभी सिर्फ इशू किया सर? अब इशू हुए हैं। गुड। अथोराइज्ड टोटल मैक्सिमम, उसमें से जितने इशू किए उसे हम कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अगली बात पे आ जाएं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये आप कहना एमसीक्यूज में एक नंबर का आ सकता है, 1-2 नंबर का, सब सारी चीजें। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लो जनाब, अथोराइज मैक्सिमम अमाउंट, इशूड जितने उसमें से इशू हो गए, सब्सक्राइब्ड। अब होता क्या है कि लोग जैसे ही इशूड होते हैं शेयर कैपिटल, तो लोग उसकी सब्सक्रिप्शन करवाना शुरू कर देते हैं। कि वो जरूरी नहीं है कि वो सारे जो जितने इशू हैं सब की सब्सक्रिप्शन हो जाए, नहीं। वो कह देते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर कमिटेड टू बाय। अच्छा, एक बंदे ने सवाल किया है कि सर जो इशूड शेयर कैपिटल है क्या उसकी एंट्री पास होगी? नहीं, अथोराइज की भी एंट्री पास नहीं होती, इशूड की भी नहीं होती। अब है सब्सक्राइब्ड, इन्वेस्टर कमिटेड टू बाय।
कोई इन्वेस्टर कहता है कि मैं 2000 खरीद लूंगा, कोई कहता है मैं 500 खरीद लूंगा, कोई कहता है मैं 200 खरीद लूंगा, कोई कहता है मैं 50 खरीद लूंगा। जो इन्वेस्टर कमिटमेंट कर लें कि हमने खरीदने हैं, हम उसे कहते हैं कि जनाब इनकी सब्सक्रिप्शन हो गई है, ये है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये क्या है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके होगी बात? उसके बाद अब्दुल मोईज का सवाल है कि सर ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये अमाउंट है, ये उनकी अमाउंट है मेरे भाई, मैं रुपीस साथ लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये अमाउंट मैं लिख रहा हूं। एक शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, वो आगे हम आगे आकर बात करेंगे। उसके बाद आता है पेड अप शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल। लो मेरे भाई, सर इन्वेस्टर ने जो कमिट किया था, हो सकता है जी, सर ये जो हमारा पूछे कोई सवाल ऑथराइज पूछना चाह रहा कैपिटल था? है, यस सर मैं पूछ रहा था सर, ये जो ऑथराइज कैपिटल है हमारा, इसमें क्या कहते हैं सारे शेयर वो उसकी पार वैल्यू की होनी चाहिए या प्रीमियम पे भी अगर हो तो वो 5000 मिलियन से ज्यादा ना हो, मतलब मेरी फेस वैल्यू पे होते हैं, जी सर आवाज नहीं आई फेस थी वैल्यू पे, आपकी। फेस फेस वैल्यू पे वैल्यू पे होते हैं, मतलब फेस उनके, वैल्यू पे। सर जिस तरह क्या कहते हैं शेयर मार्केट में अक्सर देखते हैं शेयर्स की वैल्यू वगैरह बढ़ती रहती है, उससे ये ऑथराइज वो कैपिटल का कोई लिंक नहीं है। नहीं नहीं, उसका नहीं है ताल्लुक। ओके सर। एक बंदे ने मैसेज किया है कि सर पेड अप का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, क्योंकि जरूरी हो गया कि सब्सक्राइब करना सारी अमाउंट के लिए जिसे इशू किया हो। अली, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। एक होता है, पहले होता था फुली पेड एंड पार्शली पेड, पहले होता था फुली पेड एंड पार्शली पेड, अब पार्शली पेड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पहले कॉन्सेप्ट दो होते थे, एक फुली पेड अप शेयर कैपिटल होता था, एक पार्शली पेड अप होता था। मतलब कुछ लोग क्या करते थे कि 5 रुपए दे देते थे, बाकी 5 रुपए बाद में देते थे, उसे हम कहते थे पार्शली पेड अप। पार्शली पेड अप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब फुली पेड अप शेयर कैपिटल है। जितने उसने कमिट किए थे उसमें से जितने उसने खरीद लिए, यानी इसमें कमिटमेंट थी और इसमें उसने खरीद लिए हैं, उसे हम और उसने उसके पैसे भी दे दिए हैं, हम उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ओके होगी बात? सब्सक्राइब्ड में कमिटमेंट होती है और पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर हम पैसे पे करके शेयर खरीद लेते हैं, हम उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ओके होगी बात? अब जरा एक दफा दोबारा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ये एक मैक्सिमम अमाउंट होती है जितने के आप शेयर इशू कर सकते हो। फिर आते हैं इशूड। इस मैक्सिमम अमाउंट से जितने मार्केट के अंदर इशू हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। फिर इन्वेस्टर कमिटमेंट करते हैं कि जनाब हम इस प्राइस पे इतने शेयर खरीद लेंगे, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और उसमें से जितने सब्सक्राइब करता है उसमें से जितने के पैसे पे हो जाते हैं उसे हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके होगी बात?
डन होगी बात। आगे फिर चलते हैं, फिर दोबारा आते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर, और अब मैं बात कर रहा हूं पेड अप शेयर कैपिटल की। जब भी मैं शेयर कैपिटल की बात करूंगा, इसका मतलब यह है कि मैं पेड अप शेयर कैपिटल की बात करूंगा। इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अगर साइलेंट हो तो शेयर कैपिटल लिखा हो तो हम समझेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। अगर साइलेंट हो तो हम जो शेयर कैपिटल गिवन होगा हम उसे समझेंगे कि वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जिसने लॉ नहीं पढ़ा हुआ पहले? कोई बंदा आप में से, फेल पास की बात नहीं कर रहा मैं, फेल या पास की बात नहीं, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिसने लॉ नहीं पढ़ा, कोई है बंदा ऐसा? जी सर, मैंने नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, अली हैदर को तो लॉ से वैसे बड़ा डर लगता है। और कोई बंदा जिसने लॉ नहीं पढ़ा हुआ? अहमद रजा ने नहीं पढ़ा हुआ? बाकी सबने पढ़ा हुआ है? चले, अतीक का मैसेज आया है कि सर आपने IAS 16 का टेस्ट कब लेने का कहा है। तो मेरे भाई IAS 16 का हफ्ते में 2 दिन कभी भी टेस्ट हो सकता है। आपको एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप ओपन करोगे तो टेस्ट होगा, बस यही है। तो वो कभी भी हो सकता है टेस्ट, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फर्क होता है। जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, शेयर होल्डर होते हैं, होता मेरे भाई ये है कि डिविडेंड के बारे में पता है ना क्या होता है? डिविडेंड कहते हैं कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का हिस्सा सब शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को। अब अगर ज्यादा प्रॉफिट आए तो ज्यादा डिविडेंड मिले, कम प्रॉफिट आए तो कम डिविडेंड मिले, तो ये किन लोगों के साथ काम हो रहा होता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वालों के साथ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे प्रॉफिट कम हो, उनको एक परसेंटेज फिक्स मिलनी है। तो इसमें जो डिविडेंड होता है वो वेरी करता है, वेरिएबल डिविडेंड होता है। और इसमें डिविडेंड फिक्स होता है। बिलाल ने कहा है कि सर हर साल डिविडेंड इशू होता है। बिलाल भाई, डिविडेंड प्रॉफिट का शेयर होता है। जैसे साल एंड होता है, ऑडिट होता है, फिर हर बंदे को एक डिविडेंड डिक्लेयर होता है। और ये जरूरी नहीं है कि जितना प्रॉफिट हो वो सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो एक प्रोसीजर होता है, डायरेक्टर्स इशू करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर अप्रूव होता है। वो आगे हम जाकर पढ़ेंगे। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे ना, उनका ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है। तो अगर कम प्रॉफिट हो तो प्रेफरेंस वाले ज्यादा खुश होते हैं,
और अगर ज्यादा प्रॉफिट हो तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद कंपनी के अंदर इलेक्शन होते हैं, ऑडिटर को सिलेक्ट करने के लिए, डायरेक्टर बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप के इलेक्शन होता है। आपने फिल्मों में देखा भी होगा कि कंपनी में वो इलेक्शन होते हैं डायरेक्टर बनाने के लिए या उसका सीईओ बनाने के लिए, व्हाटएवर। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को वोटिंग पावर होती है, वो वोट कास्ट करते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड तो फिक्स मिलता है, लेकिन वोटिंग पावर नहीं होती। वो किसी भी इलेक्शन में, कंपनी के किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं कास्ट कर सकते। उसके बाद जो लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है इसकी, अगर खुदा ना खास्ता कंपनी खत्म होती है, डिसॉल्व होती है और पैसे बचते हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डील किया जाएगा। फिर अगर कुछ पैसे बचेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की तरफ बात आएगी। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अगर खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके एसेट्स बचते हैं, तो पहले तो क्रेडिटर्स को पैसे पे किए जाते हैं, लोन वगैरह कंपनी के उतार के बाकी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे दिए जाते हैं। फिर अगर बचते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे आते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी बेसिक ये दो ही चीजें हैं, वो आप के लिए काफी है। प्रेफरेंस शेयर फर्दर दो टाइप के होते हैं। चलो अब मुझे कुछ बंदे नजर आ रहे हैं जो लॉ के अंदर अपने आप को बड़ा चीता समझते हैं और उन्होंने लॉ का पेपर भी दिया हुआ है। हम उनसे बात करते हैं। राना फहद से बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की दो टाइप्स बताएं फहद। हाँ जी राना फहद। राना फहद मुझे लगता है क्लास में एंटर होके सो जाता है। सर हाँ वालेकुम सलाम। माइक के सामने आकर बोले, माइक के सामने। जी सर, आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है, अब सबको आवाज आ रही है। आप मुझे बताएं प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की टाइप्स। सर लॉ का पेपर मैंने नहीं दिया था। अच्छा, अली मलिक ने बता दिया है। वैसे मैंने अभी पूछना था किसी और से भी। चले, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की दो टाइप्स होती हैं, और ये बातें जो मैं बता रहा हूं ना अभी, तो आपको शायद थोड़ी बहुत समझ लगे, लेकिन आगे जाकर अगर ये बात कोई 1% भी दिमाग में रहे तो मजा आएगा अगली बात सीखते हुए। एक होता है रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक होता है इरेडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर वो बता दे, और मोस्टली वो बता देता है, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी अभी ताहिर क्लास में एंटर हुआ है। ताहिर भाई मेरी आवाज आपको आ रही है? ताहिर अब्बास, मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं? ताहिर अब्बास, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, शायद आपका माइक खराब है। वैसे तो आपने माइक ऑन किया हुआ है। वैसे एक राज की बात ही पूछनी थी मुझे, वैसे मैसेज कर देना। अपना रिजल्ट तो मुझे बता देना मैसेज पे। वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक आपका ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही, शायद आपके माइक में प्रॉब्लम है। मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप कर पे। चलें,
वैसे बाकी लोगों से भी मैंने जिससे रिजल्ट नहीं पूछा तो वो काइंडली अपना रिजल्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि आइडिया हो जाए मुझे। सर जी आपका फेवरेट ग्रुप नजर नहीं आता इधर। फेवरेट ग्रुप नजर नहीं आता। पता नहीं आप किस फेवरेट की बात करते हो। कुछ लोग तो इंट्रो में वापस चले गए हैं। अच्छा अली रशीद का क्या बना? अली रशीद का अरे उसका पास नहीं हुआ। कोई भी पेपर पास हुआ? नो सर। परेशानी होना, ये स्पीडली ऐसा है हमारा, इसमें जब पेपर पास होना शुरू होते हैं तो फिर पास होते जाते हैं। चले जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल और इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में जरा गौर से बात सुन लें। जो हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। किस में आता है? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, जिधर हम लॉन्ग टर्म लोन लिखते होते थे। और जो इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है ये होता है पार्ट ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी का हिस्सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हेड के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों नहीं आते। जो रिडीमेबल होता है इसका मतलब है कि वो वापस कंपनी ने शेयर्स खरीद लेने हैं, एक टाइम पे आके रिडीम हो जाने हैं और शेयर होल्डर को पैसे वापस कर देने हैं। तो वो एक तरह का लोन समझ के वो पैसे ले रही होती है कंपनी, उसको इंटरेस्ट देती रहती है और एक टाइम आता है, उस टाइम के बाद वो शेयर्स वापस खरीद लेती है। तो उसको कंपनी अपनी बुक्स के अंदर किस हेड में लिखती है? नॉन करंट लायबिलिटी के हेड में। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के पार्ट नहीं बनेगा। ओके होगी बात? और जो इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होगा वो हमारा इक्विटी का हिस्सा होगा, वो बिल्कुल उसका एक हेड बनेगा। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल या ऊपर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल लिख देंगे तो वो हमारी इक्विटी का हिस्सा बनेगा। और अगर रिडीमेबल होगा तो वो इक्विटी की स्टेटमेंट के अंदर जो लिखेगा वो गलती कंसीडर होगी। ओके होगी बात? अब आ जाओ नेक्स्ट, छोटी छोटी बातें अब खत्म करते हैं ताकि अब बड़ी बातें करना शुरू कर दें, जर्नल एंट्री वाली। अगली बात है जनाब, हमारे पास जब हम शेयर कैपिटल देते यानी पेड अप शेयर कैपिटल इशू करते हैं सपोज दैट उसकी फेस वैल्यू है, मतलब उस शेयर की ₹100, उसकी फेस वैल्यू है, इसे पार वैल्यू भी कहते हैं, एट पार, PAR। होता यह है कि अगर आप इसको इशू करते हो और वो बंदा इसको खरीद लेता है एट पार, इसका मतलब है आपने ₹100 पर शेयर इशू किया है। एक होता है एट प्रीमियम, मतलब ₹100 वाला शेयर आपने मार्केट के अंदर ₹120 का इशू किया है, इसे हम कहते हैं एट प्रीमियम। और एक शेयर होता है एट डिस्काउंट, मतलब ₹100 वाला शेयर आपने ₹90 का इशू किया है। ये 3 सिचुएशन होती हैं जनाब किसी भी शेयर कैपिटल को मार्केट के अंदर इशू करने की। ओके होगी बात? 3 तरह से, एक जितने का शेयर है उसी वैल्यू पे, एक
जितने का शेयर है उससे ज्यादा अमाउंट पे, और एक जितने का है उससे कम अमाउंट पे। अब मैं जर्नल एंट्री पास करने जा रहा हूं कि अगर कोई भी शेयर एट पार के ऊपर इशू किया जाएगा, सपोज हम कहते हैं एक ही शेयर इशू हुआ है, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी जनाब कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट ₹100 से। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट मतलब हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ₹100 से, और ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर भी। कैसे पास होनी है वो हमने कल फॉर्मेट पढ़ना है। कैश डेबिट स्टेटमेंट ऑफ कैश शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 से। अगर आप 120 पे करते हैं, आपको पता होगा कि फेस वैल्यू से ज्यादा जितनी अमाउंट का हम अपना शेयर इशू करेंगे, हम उसे कहते हैं शेयर प्रीमियम। फेस वैल्यू से ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर जितनी भी अमाउंट का आप लोग शेयर इशू करोगे, हम उसे कहेंगे शेयर प्रीमियम। अब इसकी एंट्री पास कर लो। कैश डेबिट 120 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 20 से। लो मेरे भाई, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे हो तो शेयर कैपिटल में हमेशा उसकी फेस वैल्यू से अमाउंट जाती होती है, हमेशा उसकी फेस वैल्यू से। बात क्लियर हुई? वो बात क्लियर हुई? यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं फिर। अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू हो जाए, वैसे ये नॉर्मली मार्केट के अंदर होता नहीं है और आज तक पेपर में भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा 90 से, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 10 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 100 से। शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू से ही प्लस माइनस होता है। शेयर कैपिटल का एक कॉलम बनाया जाएगा, चाहे आप पार पे करें, चाहे प्रीमियम पे करें, चाहे डिस्काउंट पे करें। डन होगी बात? आगे चलते हैं फिर। तो ये तो हो गया, हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा कि शेयर कैपिटल किस किस टाइप का हो सकता है, और अगर हम इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास हो सकती है। डन होगी बात? अगली बात पे आते हैं। एक बंदे का मैसेज आया, पहले उसका रिप्लाई कर लें। कहते हैं कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही आते हैं। हसीब, ये तो आपने बात वही पूछी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली, ऐसा ही होता है। आगे आ चलते हैं जनाब। शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास होते हैं कुछ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब ये होता है, एक तो है ना कि हमने मार्केट के अंदर शेयर इशू किए, कोई भी खरीद ले। राइट शेयर्स होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देना कि आप शेयर खरीद लो, और ये 99% चांसेस होते हैं कि मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू होते हैं। राइट शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम राइट देते हैं कि जनाब अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। ये एक तरह का इनविटेशन होता है
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि जनाब आप कुछ एडिशनल शेयर खरीद लो। ये होते वही है जैसे नया शेयर इशू करते हैं, लेकिन मोस्टली मार्केट वैल्यू से कम होते हैं। मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो 100 रुपए वाला शेयर बाहर 120 का हमने बेचना है, तो उनको कह देते हैं 115 का ले लो। ओके होगी बात। तो राइट शेयर्स क्या होता है? इनविटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर to buy some additional shares. इसकी एंट्री वही होती है। अगर राइट शेयर्स हम इशू करेंगे, एंट्री वही होगी, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, वही अमाउंट एट पार है या एट प्रीमियम है। और अभी तक डिस्काउंट वाला कोई पेपर में आया ही नहीं है, इसलिए हम एट पार और एट प्रीमियम की ही बात करेंगे कि एट पार पे है तो एट पार की एंट्री पास हो जाएगी, एट प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री पास हो जाएगी। ओके होगी बात। और आज की लास्ट कॉन्सेप्ट। हाँ जी सर, हम अपने अकाउंट्स में मतलब शेयर कैपिटल को तो उसकी फेस वैल्यू से लिखते ही हैं, उसके बाद प्रीमियम पे आ जाए तो प्रीमियम पे लिख लेते हैं, और डिस्काउंट पे होता है डिस्काउंट में लिख लेते हैं। सर तो जो उसकी क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू होती है, उसका क्या करते हैं? हाँ, मार्केट उसका क्या वैल्यू तो करेंगे? वही तो भाई मेरे, मार्केट वैल्यू कैश में वही तो आ रहा होता है, जो कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है वो उसकी जी मार्केट सर। वैल्यू तो होती है कि अगर एट ओके सर। प्रीमियम है तो 20 रुपए, तो कैश डेबिट हो जाएगा 120 से, तो 20 जी रुपए सर। प्रीमियम मिलेगा। ओके सर, क्लियर है। बाद है जनाब बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब है बगैर पैसे लिए हम शेयर इशू कर देते हैं, बगैर पैसे लिए, इसी तो बोनस कहते हैं ना। तो बोनस शेयर में कभी कैश डेबिट नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखनी। बोनस शेयर्स के अंदर कैश कभी भी डेबिट नहीं होता। अच्छा, मेरे ख्याल में क्योंकि बोनस शेयर्स और डिविडेंड ही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, ये हम कल के लेक्चर पे रखते हैं। और कल मैंने आपको एक वैसे IAS 16 का टेस्ट भी देना है, तो कल बोनस शेयर से और आगे इंशाल्लाह करना स्टार्ट कर देंगे बोनस शेयर्स और डिविडेंड के बारे में, इसका फॉर्मेट भी पढ़ेंगे। सर जी कल की क्लास का लेक्चर शेयर करते हैं। मैं कल क्लास का लिंक भी शेयर कर दूंगा। आपने करना क्या है मेरे भाई, जितनी पढ़ाएंगे है ना आज, तो आपने गूगल जरूर करना है एक दफा, गूगल करके एक दफा उन चीजों को कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इसके अलावा और ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना। कल मेन हमारा लेक्चर होगा डिविडेंड के ऊपर, और डिविडेंड के साथ साथ हमारा बोनस शेयर्स के ऊपर बात होगी। तो मेन हमारा लेक्चर होगा और इसके फॉर्मेट पे बात होगी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हमारा मेन टॉपिक प्रैक्टिकल पोर्शन। क्या कह रहे हो? डिस्काउंट वाले एंट्री पर स्क्रीन कर दो, नोट नहीं की थी। ओके सर, ठीक है।